हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप हैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। अपना जो लेक्चर है क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर ये चल रहा था, है ना। और हम लोग जो है लेक्चर 6 तक कवर कर चुके थे। आज लेक्चर 7, ठीक है, आज है लेक्चर 7। सॉरी, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ये हैंग हो गया है। आज है लेक्चर 7, ठीक है। लेक्चर 7 में पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज होने क्या वाला है। आज हम लोग 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आज हम लोग करेंगे। सॉरी। और जो डेरिवेशन है ना उसको हम लोग आज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसको समझने में, नोट्स लिखने में ही काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। जितना भी डेरिवेशन होगा अगले वीडियो से स्टार्ट होगा। आज हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम लोग अपना टॉपिक को आज शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक और नाम है, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही बोला जाता है। तो आपको कहीं भी ये दोनों में से कोई भी वर्ड दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही बात हो रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिखा हो डायरेक्टली या फिर आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लिखा हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग शुरू करते हैं डिफाइन करना। मेरे साथ साथ में लिखते भी जाइएगा, नोट्स भी बनता जाएगा। अब ये है क्या, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड is a इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, इन a certain region can be graphically
represented by drawing certain curves called electric field lines. ठीक है, उसके बाद अब ये तो उसके बारे में हुआ। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप साथ में लिखते जाइए, जैसे ही लिखना ख़त्म हो जाएगा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि लिखने टाइम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप समझिए बात को। मैं जो है ना टैबलेट पे लिख रहा हूँ, तो जिस कारण से थोड़ा सा स्पीड कम है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप 1.5x में देखिए वीडियो को, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए कि थोड़ा सा 10 सेकेंड आगे बढ़ा लीजिए, जहाँ तक लिख रहा हूँगा वहाँ पे आप एक बार में लिख लीजिएगा लास्ट में, और जितना जहाँ पे समझा रहा हूँगा उसको आप पूरा समझिए। हालांकि हम बोलेंगे स्किप तो मत ही कीजिएगा, क्योंकि कब हम क्या बोल रहे होंगे कुछ पता नहीं है। आप ऐसा ही करिएगा कि आप 1.5x या 1.25 पे देख लीजिए, जो आपको स्पीड कंफर्टेबल लगे उस पे देख लीजिए, ठीक है। इसका डिफाइन लिख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक line of force is the path along which a unit positive charge actually tries to move if it is free to do so the tangent at any point of the path gives the intensity of electric field at that point। चलिए, ये अपना डेफिनेशन पूरा हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आखिर है क्या?
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम लोग समझ गए कि वो तो आसपास का रीजन है, आसपास का एरिया है ना, जहां तक कोई भी चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है वहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए कॉपी में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना चाहते हैं तब हम लोग जो लाइंस का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितना है, किस डायरेक्शन में है, उन लाइंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखिएगा ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक्चुअल में वैसा कोई लाइन आपको चार्ज के आसपास नहीं दिखेगा। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोग नोटबुक में अपने ड्रॉ करते हैं ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ है और किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम यही डिफाइन करना चाहें तो बन गया भाई कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ पाथ along which unit positive charge actually tries to move if it is free to do so। कहने का मतलब है कि आपके सामने कोई भी मान लीजिए एक चार्ज का अरेंजमेंट है या सिंगल चार्ज है जो भी है, और उसके सामने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लाके रख दिए। अब उस पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगेगा और वो फोर्स लगने के कारण किस तरह से मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, जिस पाथ पे वो मूव करेगा, उसी पाथ को हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने पेंसिल से या पेन से, और उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, बस एक इमेजिनरी लाइन है जो ये बताता है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, में किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मोशन क्या होगा अलग अलग पॉइंट्स पे, उसको हम लाइंस ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझने के बाद थोड़ा और क्लैरिटी लाने के लिए हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के देखेंगे और उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना के देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ताकि अपना नोट्स भी पूरा हो जाए। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करेंगे मतलब हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाएंगे। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन आता है कि आपके सामने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बस सिंगल चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। देखिए दो चीज याद रखिए। पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज के अराउंड सिमेट्रिकली डिवाइडेड होता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना होगा ना, तो चारों बराबर से एंगल्स एक ही एंगल पे बटा हुआ रहेगा। अगर 8 बनाना होगा तो वो 8 भी एक ही एंगल पे बना हुआ रहेगा। मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और आपको 8 बनाना है तो यहीं पे 8 को आप बना दिए ऐसे लगा के, है ना, 8 बना दिए और यहां पूरा खाली है, ये पूरा खाली है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब भी आपको जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है, आपको उस चार्ज के चारों तरफ बराबर से डिवाइड करते हुए, बराबर डिस्टेंस लेते हुए उसको बनाना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
तो पहला चीज तो हो गया कि आपको बराबर से हर तरफ से बनाना है। दूसरा चीज कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज से निकलेगा या उस चार्ज में आएगा तो वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ही अंदर घुसेगा या वहां से निकलेगा। जैसे आपका ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहे हैं ना, ये एकदम प्रॉपर 90 डिग्री में लगना चाहिए सरफेस से, सीधा निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप इस पॉइंट से निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट से आप ऐसे निकाल दिए, नहीं, ये सरफेस से 90 डिग्री नहीं है ना। अगर इस पॉइंट से निकालना होगा तो हमको ऐसे निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो सरफेस अगर ऐसा है तो यहां से 90 डिग्री ऐसा बनेगा, ऐसा या ऐसा थोड़ा ना बनेगा। ठीक है ना। तो आपको अगर मान लीजिए एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इससे आपको निकालना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो प्रॉपर उस पर खड़ा कीजिए 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन पढ़े थे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो किस तरह से ट्रैवल करेगा। आप सोचिए कि किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इसके सामने लेके आ जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के सामने, सोर्स चार्ज के सामने, तो वो कैसे ट्रैवल करेगा भाई, इसको रिपल्शन होगा ना। ये पॉजिटिव जो मेरा सोर्स वाला है, ये वाला पॉजिटिव, वो इस पॉजिटिव को ढकेलेगा और ढकेलने के कारण ये दूर ट्रैवल करेगा स्ट्रेट पाथ में, है ना। रिपल्शन होगा तो ऐसे ही ना ट्रैवल करेगा, रिपल्शन से ऐसे या ऐसे थोड़ा ना भागेगा। अगर ये सोर्स है और ये टेस्ट है तो ये सोर्स जब अपना फोर्स लगाएगा टेस्ट पे तो रिपल्शन से ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलते हुए दिखेगा जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि उसके सामने अगर एक पॉजिटिव लाएंगे तो उस पे कैसा, उसका पाथ कैसा होगा, उस पे कैसा फोर्स लगेगा, तो रिपल्शन लगेगा। तो जो भी मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा वो बाहर की तरफ निकलते हुए बनेगा, रिपल्शन को दिखाएगा, ढकेलने को दिखाएगा। अब आते हैं, मान के चलिए कि दूसरा जो आपको जानना है वो है सिंगल नेगेटिव चार्ज। देखिए पहला दो रूल तो सेम ही है कि बराबर से बंटना चाहिए और परपेंडिकुलर खड़ा रहना चाहिए सारा लाइंस सरफेस पे। नेगेटिव चार्ज को समझिए, अगर एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है उसके सामने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए तो ये तो इसको खींचेगा ना अपने तरफ, तो जो पाथ होगा वो इनवर्ड्स होगा, अंदर की तरफ होगा। जैसे पॉजिटिव में ढकेल रहा था, बाहर ढकेल रहा था, वैसे इसमें अंदर खींचेगा। तो नेगेटिव में जो फील्ड लाइंस होगा, मान लीजिए हमको 8 फील्ड लाइन बनाना है, वो सब अंदर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। जो ये दिखा रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव करेगा अगर उसको इस नेगेटिव सोर्स चार्ज के सामने लाया जाए। ठीक है, ये बन गया आपका नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब कई बारी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपके सामने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बना देता है और आपको बोलता है कि आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाइए। तब क्या करेंगे हम लोग एक बात तो जानते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और नेगेटिव में आता है, तो हमको पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना है और नेगेटिव में घुसाना है, और वो भी बराबर से होना चाहिए। मतलब अगर 7 फील्ड लाइन पॉजिटिव से आप निकाल रहे हैं तो नेगेटिव में भी 7 फील्ड लाइन ही एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। पहले एक सीधा निकाल देते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया। एक यहां से निकाल के दिखाया था, ये पॉजिटिव से नेगेटिव निकल चला गया। एक यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया। उसके बाद एक मान लेते हैं यहां पे पॉजिटिव से निकल रहा है
एक यहाँ नेगेटिव में घुस रहा है, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप दिखाइए पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में घुस रहा है, जितना पॉजिटिव से निकल रहा है उतना नेगेटिव में घुसना चाहिए। फिर एक यहाँ से निकलते हुए दिखा दीजिए, एक यहाँ से, ये वाला ऐसे निकल रहा है, सॉरी ये तो घुसना चाहिए ना, ये ऐसा अंदर की तरफ, फिर ये यहाँ से निकल रहा है और ये यहाँ से घुस रहा है। इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव जब आमने सामने होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आते हैं अगला डायग्राम में। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका दो तरीके का हो सकता है, या आपके सामने पॉजिटिव पॉजिटिव बन सकता है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव बन सकता है। तो मान के चलिए कि दो पॉजिटिव हम लेते हैं, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव बन सकता है या नेगेटिव नेगेटिव बन सकता है। तो मान के चलिए हम यहाँ पे दो पॉजिटिव लेते हैं, तो हमको पता है कि पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। तो मान के चलिए कि हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकाल रहे हैं, है ना, यहाँ से निकाले, बराबर से निकालिए। है ना, यहाँ पे पॉजिटिव से ये वाला भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। लेकिन एक नियम है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकता। ठीक है, क्यों, इसके बारे में थोड़ी बाद बात होगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकता, इसी कारण से ये दोनों पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, ढकेलेगा, लेकिन कभी मीट नहीं करेगा, कभी भी मीट नहीं करेगा। ठीक है, है ना। और भी फील्ड लाइंस हो सकता है यहाँ पे और भी हो, जैसे यहाँ पे और निकाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा वो इस तरह का दिखेगा, मतलब दो सिमिलर चार्ज है, दोनों एक दूसरे की तरफ फील्ड लाइन भेजेगा, लेकिन ये फील्ड लाइन मीट नहीं करेगा, तो रिपल्शन से दोनों ऐसे सीधा हो जाएगा, यहाँ भी रिपल्शन से सीधा हो जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे एक बीच में पॉइंट होगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंच ही नहीं सकता, रिपल्शन हो रहा है ना, तो फील्ड लाइन तो मुड़ जा रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। ये दोनों चार्ज के बीच में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस नहीं होगा। क्लियर है? अगर नेगेटिव नेगेटिव बना हुआ होगा तो सेम डायग्राम बनाना है, बस एरो अंदर की तरफ रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पॉजिटिव से जाता है, नेगेटिव में आता है, तो जिस कारण से नेगेटिव नेगेटिव में एरो अंदर की तरफ रहेगा, बाकी डायग्राम सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग हर तरह का वो डायग्राम का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना सीख लिए, वैसा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना सीख लिए जो एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप लोग को जानना होगा, उसको पढ़ते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द रियल इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है, इस बारे में तो बात हो गया, और वो असली इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ये पहला पॉइंट है, लिख लीजिए। इमेजिनरी लाइन्स representing the real electric field, सेकेंड पॉइंट लिखा है, दे आर नॉट कंटिन्यूअस दो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड इन नेगेटिव, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ऑन अ चार्ज्ड बॉडी। क्या कह रहा है, पहले समझाए थे। कह रहा है कंटिन्यूअस नहीं। कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? जब आपका एक जगह से कोई चीज शुरू हो और वापस वहीं पे खत्म हो, है ना, वापस वहीं पे खत्म होता है, हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन चार्ज के साथ खेला क्या है ना, कि आपका पॉजिटिव से ये शुरू तो होता है, नेगेटिव में ये खत्म भी होता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज बॉडी है ना, उसके अंदर में कभी कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर मान लीजिए ये आपका चार्ज बॉडी है और ये आपका दूसरा चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, लेकिन यहां पे आके एंड हो जाएगा। यहां से चलेगा, यहां पे आके एंड हो जाएगा। वो इसके अंदर कभी नहीं जा सकता, ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर कभी नहीं हो सकता, इसके अंदर कभी नहीं हो सकता। तो एक पूरा लूप, पूरा सर्कल, पूरा क्लोज्ड पाथ वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि बॉडी के अंदर, चार्ज बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो ये चीज को हम लोग लिखेंगे, यही है अपना रूल। लिखिए, दे आर नॉट कंटिन्यूअस दो दे स्टार्ट फ्रॉम positive and end in negative, no electric field lines exist inside a charged body। ठीक है, अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में। तीसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टैंजेंट टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। मान के चलिए कि आपका ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ है। हम ना यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q1, यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q2 और यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q3। पूछा कि आपका इस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे पड़ रहा है, मतलब इस पे फोर्स तो लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तीनों चार्ज पे फोर्स लगेगा।
फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, उसका जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, वहां से एक टैंजेंट बना लो। जैसे अगर मान लीजिए Q1 है, Q1 इस पॉइंट पे है, Q1 इस पॉइंट पे अगर हम एक टैंजेंट तैयार करेंगे तो इस डायरेक्शन में दिखाएगा, है ना, क्योंकि चार्ज ऐसे उठ रहा था उसके बाद ना इधर गया है, तो इसका डायरेक्शन इस पॉइंट पे तो ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा Q1 के लिए। Q2 के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। Q3 के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना। तो मतलब अगर मान लीजिए आपका एक कर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए वहां से एक टैंजेंट बना लीजिए सीधा। मतलब जैसे कर्व कैसे बनता होगा भाई, यहां से ऐसे 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 करके कर्व बनता होगा ना, तो किसी एक पॉइंट पे जो टैंजेंट होगा, जो सीधा होगा, वही आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बता रहा होगा। क्लियर है? तो इसको लिख लेते हैं। लिखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is along the tangent to the field line at that point ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑब्वियस बात है, इसको भी समझाते हैं। मान के चलिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और दोनों को इंटरसेक्ट कर लेते हैं। मान के चलते हैं कि कर लिया, तो क्या होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर हम इस जगह पे किसी टेस्ट चार्ज को रख देंगे और कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो भाई इसका तो दो डायरेक्शन हो जाएगा ना, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर डायरेक्शन होगा और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर डायरेक्शन होगा, है कि नहीं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरफ डायरेक्शन है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरफ डायरेक्शन है। तो एक ही चार्ज पे एक ही फील्ड के अंदर दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। दो जगह तो मूव नहीं कर सकता ना चार्ज। तो जब पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये होता ही नहीं है। तो कभी भी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव नेगेटिव का हो, पॉजिटिव पॉजिटिव का हो, नेगेटिव नेगेटिव का हो, आपस में कभी मीट करेगा ही नहीं। आपस में कभी मीट नहीं करेगा। वो रिपेल करके एक दूसरे से दूर हो जाएगा या एक दूसरे के पैरेलल चल रहा होगा, लेकिन मीट नहीं करेगा। चलिए तो इसको फिर लिखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन never intersect each other। अब पांचवा पॉइंट,
स्टार्ट्स नॉर्मली फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स नॉर्मली ऑन नेगेटिव। ये तो हम बता चुके हैं ना आपको कि भाई अगर पॉजिटिव रहेगा तो एकदम परपेंडिकुलर करके शुरू होगा, परपेंडिकुलर करके शुरू होगा। नेगेटिव अगर रहेगा तो एकदम परपेंडिकुलर में एंड होगा, एकदम परपेंडिकुलर में एंड होगा, परपेंडिकुलर में एंड होगा, है ना। मतलब ये सब जो एंडिंग पॉइंट्स होता है ना किसी भी चार्ज में, स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट, वो हमेशा 90 डिग्री पे ही निकलता है। तो ये अगला लॉ है, उसको लिख लेते हैं। स्टार्ट्स नॉर्मली फ्रॉम पॉजिटिव and ends normally on negative। उसके बाद अगला, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। ठीक है, ये बात हो रहा है जब पॉजिटिव नेगेटिव का होता है तो क्या होता है ना, आपका कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो ऐसे ऐसे और ऐसे होगा ना। तो हमेशा जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना तो इस वाले इसमें इस लेंथ में वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको घटाएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उतना ये जो है ना चिपकता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये बात है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस contract lengthwise। उसके बाद अगला कह रहा है कि दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर सो दे अपीयर टू रिपेल ईच अदर। लैटरल प्रेशर क्या है भाई, जैसे कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जब आमने सामने आ रहा होगा ना तो ये एक दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, सीधा प्रेशर फोर्स लगाएगा, तो वो ऐसे घूम जाएगा, दोनों ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो इसी का हम लोग बोलते हैं लैटरल प्रेशर लगा रहा है और इसीलिए एक दूसरे से रिपल करता हुआ दिखता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर on each other so they appear to repel each other। repel each other। आठ नंबर में आते हैं। अगला नंबर में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो डायग्राम बनाते हैं। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये दो एरिया है, एक ए एरिया एक बी एरिया, दोनों एरिया बराबर है।
ए एरिया में से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, बी एरिया से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो हम लोग का कहना है कि जहां पे सेम एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना, वहां पे फोर्स ज्यादा लगता है किसी चार्ज पे, और जब कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है तो वहां पे फोर्स भी कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना ज्यादा है एक एरिया में, कितना घना है, वो इस चीज को दिखाता है कि मेरा फोर्स कितना ज्यादा है। ये हुआ, जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे उतना ज्यादा मेरा फोर्स वहां पे होगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is measured by the number of electric field lines crossing per unit area around that point। ठीक है, 8वां पॉइंट भी समझ गए। अब 9th पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब कोई भी कंडक्टर का कहानी को समझिए। कंडक्टर आपका जब रहता है ना और उसमें हम कोई चार्ज डालते हैं, मतलब चार्ज कर देते हैं, तो उसमें जो भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, उसके सरफेस पे रहता है। तो जब चार्ज सरफेस पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, ऐसे समझिए ये कंडक्टर है, इसके ना सरफेस पे चार्ज बैठता है, पॉजिटिव चार्ज लगाते। कोई भी कंडक्टर होगा ना, उसका चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे ही रहेगा, चाहे वो अंदर से भरा हुआ हो चाहे खाली हो, कोई फर्क नहीं, हॉलो हो या सॉलिड हो, आपका चार्ज हमेशा सरफेस पे ही बैठेगा कंडक्टर में। और इसका फील्ड लाइन कैसे बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। और इस कारण से अंदर तो कोई फील्ड लाइन है नहीं, कंडक्टर के अंदर तो कोई भी फील्ड लाइन नहीं है, जो भी फील्ड लाइन है बाहर की तरफ है। तो इस कारण से यहां पे अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा। जब फील्ड लाइन ही नहीं है तो फोर्स किस बात का? तो अंदर में E इक्वल्स टू 0 ही होगा, E का वैल्यू 0 होगा। क्लियर है? इस पॉइंट को लिखते हैं। नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर। अच्छा, यहां कंडक्टर का बात हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक का बात नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इनसाइड अ कंडक्टर is always 0। है ना?
अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने 10th पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू द इंसुलेटर। यहां पे अब हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर में के केस में। अगर मान लीजिए कि एक कंडक्टर है आपके सामने, ये कंडक्टर है और ये है आपका इंसुलेटर, तो उस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा ना, तो कंडक्टर से वो पार नहीं हो सकता, है ना। मतलब यहां पे सरफेस पे चार्ज बैठेगा माइनस माइनस, सॉरी, यहां माइनस चार्ज सरफेस पे बैठेगा, यहां माइनस चार्ज सरफेस पे बैठेगा, यहां प्लस है, यहां प्लस है। ये माइनस था नहीं एक्चुअल में कंडक्टर के सरफेस पे, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के आने के कारण, टकराने के कारण यहां पे माइनस क्रिएट हो गया। अब यहां पे माइनस क्रिएट हुआ है, यहां पे प्लस क्रिएट हो जाता है, और यहां पे प्लस क्रिएट होता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलते हुए दिखता है। तो एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं ट्रैवल कर सकता, सरफेस पे ही होगा जो भी होगा। लेकिन इंसुलेटर का केस वैसा नहीं है। अगर यहां पे एक पॉजिटिव है और यहां पे एक नेगेटिव है, तो ये सीधा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंसुलेटर को पार करते हुए डेवलप कर सकता है। सीधा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंसुलेटर को पार करते हुए डेवलप कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर तो जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर से तो ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन इंसुलेटर के अंदर से ट्रैवल कर सकता है। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होता है। इसलिए हम बोल रहे थे कि इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कंडक्टर का बात कर रहे हैं। 9th पॉइंट में सिर्फ कंडक्टर बोला गया था। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। जिन लोगों को डायग्राम्स भी चाहिए होगा वो डायग्राम्स भी साथ में बना लीजिएगा, आपका इच्छा है। हम तो आपको सभी बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे नोट्स में जितना लिखा हुआ है उतना आपको लिखवा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स can pass through an insulator। 9th पॉइंट कंडक्टर से डील करता था, 10th पॉइंट इंसुलेटर से डील करता है। यहां पे हम लोग का पूरा पढ़ाई खत्म हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो कुछ नहीं, बस एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है। स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, और क्योंकि उसका बिहेवियर नॉर्मल चार्जेस से थोड़ा सा अलग होता है, इस कारण से उसको हम लोग एक सेपरेट स्ट्रक्चर के रूप में, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अलग स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। पहले समझते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस है और दोनों बराबर चार्ज है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये है पॉजिटिव Q, ये है नेगेटिव Q। दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसके बाद दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है जो बहुत छोटा है, वेरी शॉर्ट। तो इस कंडीशन में हम लोग इस डिस्टेंस को 2L मान लेते हैं। ठीक है, 2L मान लेते हैं। और ये L क्या है? L तो डिस्प्लेसमेंट है ना दोनों के बीच में, भले छोटा है लेकिन है तो डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एक वेक्टर के रूप में देखा जाता है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है?
एल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होता है एल वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं कि दो चार्जेस है, दोनों बराबर है लेकिन ऑपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और जो दोनों के बीच का दूरी है बहुत कम है, उसको हम लोग 2l मान के चलते हैं। l एक डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम बना के तैयार किए, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसी को कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा डेफिनेशन पे बात किया जाए। चलिए लिखिए मेरे साथ। अ सिस्टम of two equal and opposite charges separated by a certain distance is known as electric dipole। ठीक है, बाकी ढांचा तो ऊपर बना ही दिए। ये आपका हो गया डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ये जो पूरा नोट्स आपको मिल रहा है ना, डेफिनेशन हुआ या जो भी आपको नोट्स मिल रहा है, इस पे आप 100% आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं एक जो है ना क्वालिफाइड टीचर हूँ। ठीक है, तो हमको पता है कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता, और एक्सपीरियंस है, तो जिस कारण से पता है कि पिछले 6-7 साल में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो उस बेसिस पे ये पूरा नोट्स बना हुआ है, और वही नोट्स मैं आपको यहाँ पे लिख के आपको समझा के आगे बता रहा हूँ। तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं फुल्ली। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो यहाँ पे मिस हुआ है, सब कुछ कवर कर रहे हैं हम लोग, डिटेल में कवर कर रहे हैं। ये वन शॉट जैसा नहीं है बाकी सारे यूट्यूबर्स का वन शॉट के जैसा कि भाई उसमें आधा अधूरा नॉलेज दे रहे हैं और उसको देख करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। नहीं, वन शॉट देख करके आप कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। मेरे चैनल पे भी आपको जब साल का अंत होगा वन शॉट मिलेगा, लेकिन वन शॉट किसी भी यूट्यूबर का हो, सारे अच्छे टीचर्स हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे के अंदर प्रॉब्लम है, सारे अच्छे टीचर्स हैं, वन शॉट वो लोग अच्छा बना रहे हैं, लेकिन वन शॉट का पर्पस आप लोग गलत यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स वन शॉट का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, वन शॉट पढ़ने के लिए नहीं, वन शॉट रिविजन के लिए होता है। आप पढ़ लिए अपने ऑफलाइन कोचिंग में पूरा चैप्टर डिटेल में, है ना, जैसे यहाँ पे डिटेल में नोट्स के साथ पढ़ाया जा रहा है। आप किसी यूट्यूब चैनल से ही या मेरे यूट्यूब चैनल से, जहाँ से भी डिटेल में किसी चैप्टर को स्टडी कर लिए, आप उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, न्यूमेरिकल्स बना चुके हैं, अब रिवीजन का टाइम है, तब आप वन शॉट देख लीजिए, आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन बच्चों का क्या है, मैं देखता हूँ कि चैप्टर वो लोग पूरा पढ़े ही नहीं है, और वो लोग वन शॉट वीडियो देख करके सोचते हैं कि अब मुझे सब आ गया, और जब टेस्ट होता है तो वहाँ पे मार्क्स आता है कम। और ये कॉमन है, वन शॉट के चक्कर में मत पड़िएगा। वन शॉट भले आपको 2-3 घंटा में फुल चैप्टर बता रहा होगा, लेकिन वो डिटेल कभी नहीं हो सकता। क्लास 12th का 11th का चैप्टर इतना छोटा होता ही नहीं कि वो 2 घंटा में पूरा कवर हो जाए, वो भी डिटेल में। हाँ, वन शॉट रिविजन पर्पस के लिए यूज़ कीजिए,
एकदम परफेक्ट है। आप कोई भी वन शॉट देखिए, आपको फायदा करेगा रिवीजन के लिए, चैप्टर को स्टडी करने के लिए नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये तो डेफिनेशन हो गया। अब उसके बाद लिखिए द डिस्टेंस ए बी बोल देते हैं। चलिए हम थोड़ा सा लेबलिंग में चेंज करते हैं, यहाँ पे इसको ए बना देते हैं, इसको ए बना देते हैं और इसको बी बना देते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू 2l वेक्टर। ठीक है, which is a vector quantity it is called the length of dipole, the length of dipole। अब डाइपोल का स्ट्रक्चर तो हम लोग समझ गए। डाइपोल के कॉन्सेप्ट में एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक स्ट्रक्चर है ना, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जो फिजिकल क्वांटिटी हो, जिसको नापा जा सके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं या उसको डेवलप किया गया है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट है क्या, पहले डिफाइन कर लेते हैं। लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is defined as the product of the magnitude of either charge and the distance between the charges। उफ, यहाँ पे डोर खुला रह गया। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा बियर कीजिए, बस लास्ट ही होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब थोड़ा समझते हैं। पहले तो बात समझिए कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। ये स्मॉल p वेक्टर, ऐसे हम लोग दिखाते हैं डाइपोल मोमेंट को। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है
इसका अगर हमको सॉल्यूशन करना है तो हम क्या करेंगे, चार्ज दोनों में से कोई भी एक चार्ज लीजिए, प्लस या माइनस कोई भी, दोनों चार्ज तो बराबर ही है ना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डॉट प्रोडक्ट किससे, जो लेंथ बिटवीन द टू चार्जेस है 2L, एक मिनट, ओ हैंग हो गया, रुकिए, है ना, लेंथ ऑफ द डाइपोल, है ना, दोनों चार्ज के बीच में जो दूरी है 2L, उससे मल्टीप्लाई, फॉर्मूला है। और अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखे, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात होता है ना, वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो हम लिखेंगे Q इंटू 2L और डायरेक्शन क्या होगा, L कैप का, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब यूनिट क्या है इसका, यूनिट का बात करें, अगर हम यूनिट का बात करें तो कूलम्ब, चार्ज के लिए कूलम्ब होता है, और ये तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस के लिए मीटर होता है, तो कूलम्ब मीटर, ये इसका यूनिट हो गया। फुल फॉर्म में लिख देते हैं COULOMB, कूलम्ब मीटर, ये आपका इसका यूनिट हो गया। अब एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ा रुक गया है तो हम आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट जो है ना दिखा दे रहे साइड में, ये है आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके सामने डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो हम इसको खत्म करेंगे, लास्ट ही टॉपिक है आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये होता क्या है समझिए पहले। अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L या 2L इंटू Q, जैसा यहां पे लिखा हुआ है। तो अब इसमें अगर मान के चलिए P का वैल्यू हमको चेंज नहीं करना है, P का वैल्यू हमको बराबर रखना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि अगर मान लीजिए 2L मेरा बढ़ता है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 बढ़ता है, तो Q को डिवाइड बाई 2 करेंगे ताकि वैल्यू सेम रहे, ठीक है ना, एक दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा ना, तभी ना दोनों बराबर रहेगा, जो ओरिजिनल वैल्यू था उतना ही रहेगा। तो एक को बढ़ाना होगा, दूसरे को घटाना होगा, और अगर दूसरा बढ़ता है तो पहला घट जाएगा, लेकिन टोटल ऑल इन ऑल डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बराबर ही रहेगा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगर कोई डाइपोल आपको ये प्रॉपर्टी बना के देता है कि भाई आप चार्ज को अगर चेंज करेंगे तो लेंथ घटाएंगे तो आपका डाइपोल मोमेंट सेम ही रहेगा, और अगर आप लेंथ को चेंज करेंगे, लेंथ को बढ़ाएंगे, चार्ज घट जाएगा तो डाइपोल मोमेंट सेम रहेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग आइडियल डाइपोल बोलते हैं। ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, आइडियल है। Q को बढ़ाएंगे, लेंथ घटेगा, टोटल डाइपोल मोमेंट सेम ही रहेगा। Q को घटाएंगे, लेंथ बढ़ेगा, टोटल डाइपोल मोमेंट सेम ही रहेगा। तो ये होता है। अब डेफिनेशन देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग Q एंड डिक्रीजिंग 2L, साथ में आप लोग भी लिख लीजिए, द प्रोडक्ट P
remains constant, then such dipole is called an ideal इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए आपको तो फुल डेफिनेशन दिख रहा होगा पहले से ही, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया है तो यहाँ पे आपको हम स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये आपका हुआ फुल डेफिनेशन। ओ शिट, मिट गया। तो यहाँ पे आपका फुल डेफिनेशन हो गया। अब इस फुल डेफिनेशन को हम आपको स्क्रीन में दिखा दे रहे हैं और यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करेंगे। पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इससे जुड़ा हुआ जो भी डेरिवेशंस होता है वो हम लोग उस बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मेनली फोकस होता है, डेरिवेशन तो उसी पे होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जुड़ा हुआ जितना भी डेरिवेशन होता है उस बारे में बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।